बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 13 का पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में हमें कहा जा रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है एंड दूसरी इंफॉर्मेशन ये है A magnitude is equal to 1 over under root 7 7 into B magnitude। ये दूसरी इंफॉर्मेशन है। हमें प्रूव या शो क्या करना है? शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ 7A एंड B, इन दो का रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू B, वेक्टर B पे परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, पहले मैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लूं, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। फर्ज कर लो बच्चों, ओ से ए तक ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, एंड ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये एक कोई दूसरा वेक्टर है बी। यानी ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओ, टर्मिनल पॉइंट ए, और बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए, टर्मिनल पॉइंट बी। कोई भी दो वेक्टर है, कहीं मर्जी हो सकते हैं। फर्ज कर लो, जरूरी नहीं कि ये बी वेक्टर इसके साथ जुड़ा हो। बी थोड़ा आ गया तो हम किसी एक वेक्टर को शिफ्ट करके, घसीट कर, उसकी डायरेक्शन को चेंज किए बगैर, उसकी पोजीशन को चेंज करके दूसरे वेक्टर के साथ ला करके जोड़ सकते हैं। मैं बताना ये चाहता हूं कि हेड टू टेल रूल मेथड के तहत रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। तो बच्चों, ये इन दो का रिजल्टेंट होगा, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट बाय हेड टू टेल रूल मेथड। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हम क्या करते हैं, इन दो का क्या ले लेते हैं, सम ले लेते हैं। तो ए एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, उन दो वेक्टर्स का सम होगा। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर क्या है, दर हकीकत उन दो वेक्टर्स का फाइनल जो टोटल है सम, वो हम सम कंसीडर करते हैं रिजल्टेंट। यहां भी फिर यही बात है। अब हम दो जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उनको लेकर चलते हैं। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि ए एंड बी, इन दो का जो रिजल्टेंट है वो ए पे परपेंडिकुलर है। अब इन दो का रिजल्टेंट मीन इन दो का सम, और वो परपेंडिकुलर किस पर है, ए पर। स्टूडेंट, जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों, याद रख लें स्टूडेंट्स, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों, याद रख लें परपेंडिकुलर और वेक्टर ये दोनों लफ्ज आ जाएं किसी भी स्टेटमेंट में, वेक्टर्स एंड परपेंडिकुलरिटी का लफ्ज आ जाए, तो वहां पे उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 ले लो। जब भी दो वेक्टर्स, जब भी ये स्टेटमेंट आ जाए कि ये कोई से दो वेक्टर और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो वहां पे उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या लेना है, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0। वजह क्या है, वहां पे एंगल उनके दरमियान 90 होता है और डॉट प्रोडक्ट के फार्मूले में कॉस आता है, कोसाइन ऑफ 90, कोसाइन ऑफ थीटा, थीटा 90, कॉस थीटा 90 0 हो जाता है। तो यहां पे यही बात मैंने लिखी है। इस पूरी गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ये रिजल्ट बनाया है। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, दैट इज ए प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, लिहाजा इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0। ये एक इंफॉर्मेशन है। थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व कर लें। ये डॉट बाहर है, ये इससे भी डॉट बना लें और इससे भी डॉट बना लें, यानी डॉट प्रोडक्ट बना लें। ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए को राइट साइड भी रखें। हाँ, आपकी मर्जी है, इसको लेफ्ट राइट को चेंज भी कर सकते हैं अगले स्टेप में। ये डॉट प्रोडक्ट लेकर मैंने कम्यूटेटिव ला लगाकर ये बात बना ली है। आप यहां पे भी ये कर सकते थे कि इस ए को लेफ्ट पे ले आए, यहीं पे ही कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट लगा सकते थे, या यहां पे आकर कर लें। ये हमारे पास एक रिजल्ट पड़ा है गिवन इंफॉर्मेशन के लिहाज से, एक रिजल्ट। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसने आगे यूज होना है। अब जरा दूसरी इंफॉर्मेशन भी साथ लिख लें। सेकंड इंफॉर्मेशन या सेकंड जो गिवन चीज है वो ये है, ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 7 बी मैग्नीट्यूड। साथ मैंने इसके भी लिख लिया, आल्सो गिवन दैट। पहले इसके लिए मैंने लिखा गिवन दैट,
फिर ये ना भी आप लिखें सेंस डायरेक्ट यहीं से ही स्टार्ट कर सकते थे। ज़रा ये चीज़ लिखने से सवाल और अच्छा हो जाता है। बच्चों सवाल का सलूशन जब भी करना है, ये मेरा जुमला याद रख लें, किसी भी सवाल का सलूशन जब आप आंसर शीट पर करोगे, चाहे जौन सा मर्जी पेपर हो, चाहे कॉलेज का पेपर हो, चाहे बोर्ड का पेपर हो, तो आपने सवाल को इस तरह से करना होता है जैसे मार्किंग करने वाले बंदे को आप वो सवाल समझा रहे हैं, यानी एक एक चीज़ उसको क्लियर हो, तभी वो आपको टिक करते हुए नंबर पूरे मिलेंगे। तो समझाने के लिए ये ज़रा बात ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट ये स्टेप लिखने की बजाय पहले ये बात लिख लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, मतलब मैंने तो आपको समझाने के लिए ये किया, बट पेपर में इतनी डिटेल में नहीं जाना, ये वाली बात, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैंने सिर्फ अलग से समझा ये बात। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास एक रिजल्ट बन गया। आल्सो गिवन दैट, सेकंड इंफॉर्मेशन ये है बच्चों, आप यहां तक भी ठीक है, इसको इक्वेशन 2 लिख लें, यहां तक भी ठीक है। मैंने जान के यहां भी 2 लिखा है, यहां भी 2 लिखा है, इस √7 को उधर ले जाकर मैंने इसको इक्वेशन 2 लिखा हुआ है। बेहतर यही है कि आप ये कर लें ऐसे, वरना आप ये ना भी लिखें, आप सिर्फ इसको इक्वेशन 2 लिख लें तो भी ठीक है। मैंने यूं करके इसलिए लिखा कि ये चीज़ एग्जैक्टली आपको आगे काम आएगी। दैट्स वाई आप यहाँ पे ये स्टेप बनाकर लिख लो इक्वेशन 2, या ये स्टेप फिर मैं आगे भी समझा दूंगा कि उधर सामने एक जगह पे फिर बनाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ मैंने बना ली, √7 को जस्ट इधर मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंफॉर्मेशन गिवन है, उन 2 को हमने अब यूज करना है रिक्वायर्ड रिजल्ट में। रिक्वायर्ड रिजल्ट अब क्या है? रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू बी, ये शो करना है। अब इनका पहले रिजल्टेंट बना लो। इनका रिजल्टेंट का मतलब है इनका सम 7a + b, ये किस चीज पे परपेंडिकुलर होना चाहिए? b पे। यही बात हमने लिखी है कि वी हैव टू शो दैट दिस इज अवर टारगेट, वी हैव टू शो, इधर लिख लेना, वी हैव टू शो या प्रूफ, ये बात मुझे लिखनी थी, दिस वन, ये चीज इस पे परपेंडिकुलर है, दैट इज 7a + b, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। यहां पे आपने लिखना है तो लिख लेना, वी हैव टू शो दैट, पूरी स्टेटमेंट लिखनी हो कि रिजल्टेंट ऑफ 7a एंड b इज परपेंडिकुलर टू b, ये बात लिख लें या डायरेक्ट ये चीज लिख लें। अब इन 2 का डॉट प्रोडक्ट 0 लाना, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो इसी की लेफ्ट हैंड साइड ले लें और 0 आंसर हम लेकर आएंगे, यानी राइट हैंड साइड बनाएंगे। अब इसी तरह से अब आगे क्या करना है, बी का इधर अंदर दोनों के साथ ये डॉट प्रोडक्ट ले लें, ये 7a × b + b.b। जब भी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो और कोई नंबर पड़ा हो, अगर तो वो बाहर पड़ा है तो ठीक है, लेकिन ये फर्ज कर लो ये नंबर इधर अंदर पड़ा होता तो मैं 7 को बाहर ले आता, यहाँ तो ऑलरेडी ये नंबर बाहर पड़ा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, बाहर ही पड़ा रहे। इसको मैं लिखूंगा b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं a.b को a मैग्नीट्यूड को साइन थीटा लिखने की नहीं है ज़रूरत। वजह यह है कि हमें एंगल बिटवीन वेक्टर का जिक्र फिक्र नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे हम कोसाइन थीटा की डिस्कशन नहीं ले आते, इसको फिलहाल ऐसे ही चलने दें। अब आगे यहाँ से आगे हमने ये इक्वेशन यूज करनी है गिवन इंफॉर्मेशन वाली, क्या? b मैग्नीट्यूड की वैल्यू, ये b मैग्नीट्यूड की ये वाली वैल्यू हमने पुट करनी है, क्या? b मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू √7 × a मैग्नीट्यूड, ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर वैसे साथ लिख दें आप फ्रॉम इक्वेशन 2। या फिर मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आप ये नहीं लिखते हैं और इसको ही इक्वेशन 2 नाम देते हैं तो फिर ये वहां पर लिखकर इसके नीचे ये स्टेप लिखकर ना, यहाँ पे ये फिर मिटाकर यहाँ जो है आपने ये चीज लिखकर इसके आगे लिखना है दिस इंप्लाइज, ये चीज लिख देना है और वो फिर वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं हम। मतलब ये है कि यहीं पर ये चीज बना लो या यहाँ पे दोबारा ये दोनों चीजें लिखकर सामने वो एग्जैक्ट वो रीजन बन जाएगी। तो ये हमारी ये स्टेप बन जाएगा। अब आगे देखें, इस स्क्वायर को आप अंदर लेकर आए, √7 का स्क्वायर, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर वो तो 7 और a मैग्नीट्यूड स्क्वायर रहने दें। अभी हमने इस रिजल्ट को, यानी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन वाली
चीज जो उससे ये रिजल्ट बना था ये नहीं यूज किया, अब इसने यूज होना है। गौर करें बच्चों, यहाँ पे हम 7 उठा रहे हैं कॉमन, अंदर अब एग्जैक्ट ये वाली चीज बन गई। यहाँ पे ये ए डॉट बी वाली टर्म बाद में है, इधर पहले है, कोई उसमें मसला नहीं, बीच में प्लस है ना तो ये कोई बात नहीं। ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो इनका सम 0 है। हमने इस पूरी चीज की जगह फ्रॉम इक्वेशन 1 की रीजन देते हुए इस पूरी चीज की जगह अंदर 0 लिख लिया। 7 into 0 that is 0, यही हमारा टारगेट था, यही हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 उसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमें कहा जा रहा है प्रूव दैट ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर, ये पूरा सम जो है इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर ए एंड बी, यानी हमें ये कहा जा रहा है कि ये पूरी जो वैल्यू है ये इन दोनों वेक्टर पर, इन दोनों वेक्टर्स के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। स्टूडेंट्स, मैं इक्वली इंक्लाइंड का पहले मतलब या मकसद बताता हूं। स्टूडेंट्स, ये वेक्टर जो है अगर ए और बी के साथ इक्वली इंक्लाइंड है तो इट मीन इस वेक्टर का ए के साथ एंगल एंड इसी वेक्टर का फिर बी के साथ एंगल जो है वो दोनों एंगल आपस में क्या है, सेम है। इस वेक्टर का ए के साथ और बी के साथ जो एंगल होगा वो एंगल क्या है, सेम है। अब हम क्या करते हैं, इसके सोल्यूशन में हमने क्या करना है, हम ये कहते हैं कि फर्ज कर लो ये जो वेक्टर है ए के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, ये वाला वेक्टर, और यही वेक्टर जो है ये बी के साथ एंगल बीटा बना रहा है। यही बात हमने लिखी है, सपोज दिस वेक्टर गिवन वेक्टर मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विद वेक्टर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी बिल तरतीब ये ए वेक्टर के साथ एंगल अल्फा बना रहा है और ये वेक्टर जो है ये बी वेक्टर के साथ एंगल बीटा बना रहा है। ये इसका फर्स्ट मेथड है। बुक में यहाँ पे लफ्ज वेक्टर नहीं लिखा, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे वेक्टर भी साथ लिख दिया है। अंडरस्टूड है कि ये ए और बी वेक्टर्स ही हैं, बट सेंटेंस और आसान हो जाता यहाँ पे अगर बुक वाला साथ वेक्टर लिख लेता। तो अब इक्वली इंक्लाइंड का मतलब फिर मकसद ये हुआ, अगर ये वेक्टर ए और बी के साथ इक्वली इंक्लाइंड है तो इसका ए और बी के साथ एंगल सेम होगा, बट थोड़ी देर के लिए हमने उन एंगल्स को नाम दे दिया अल्फा और बीटा। एंड पे हम प्रूव यही करेंगे कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, सेम है। इक्वली इंक्लाइंड का मकसद या मतलब फिर ये है, दैट्स वाई यहाँ और यहाँ मैंने टिक किया है, यानी ये चीज या ये चीज हमारा टारगेट है, मकसद है। अब आए हम प्रॉपरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट एंड पे हमने प्रूव यही करना है, यही किया है कि अल्फा एंड बीटा दीज आर टू इक्वल एंगल्स। अब अगर ये ए के साथ ए प्लस बी यूनिट वेक्टर ये ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो इन दो का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे होता है ना ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोसाइन थीटा। अब इनके दरमियान एंगल अल्फा है तो ए प्लस बी डॉट ए वेक्टर, इसका फार्मूला क्या होगा, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड साथ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, और इनके दरमियान एंगल हमने अल्फा रखा हुआ है, अल्फा लिया हुआ है तो यहाँ पे अल्फा लिखेंगे। ये फिगर मैंने सामने बना दी है, बट फिगर आपकी मर्जी है बनाए या ना बनाए, यानी फिगर की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने समझा दिया है कि लेट ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर है ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर, और इनके दरमियान एंगल जो है अल्फा बन रहा है तो इन दो का डॉट प्रोडक्ट जो है वो यूं हम लेंगे। सामने फिगर बनाए या ना बनाए आपकी मर्जी है, जरूरत नहीं। बच्चों यहाँ पे अब मैंने किसी ना किसी तरह, सुन लो ये इस सवाल का असल मेन स्टेप है, यहाँ पे मैंने किसी न किसी तरह इस एक्सप्रेशन के साथ इधर ए यूनिट वेक्टर बनाना है। क्या बोला मैंने, किसी न किसी तरह इधर मैंने थोड़ी देर तक क्या, थोड़ी देर के बाद मैंने क्या करना है, ए यूनिट वेक्टर बनाना है। वजह क्या है, क्योंकि ए यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का हमें पता है कि वो 1 है, तो इनफैक्ट इस सवाल में टिपिकल यही स्टेप है। हर सवाल का कोई ना कोई की स्टेप होता है,
तो यहाँ इस सवाल में ये बात याद रख लें कि इस सवाल के अंदर जो की स्टेप है वो सर बलोच ने बताया कि ये यूनिट वेक्टर बनाना है। तो यूनिट वेक्टर क्यों बनाना है? क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। स्टूडेंट्स, आप मेरा पूरा लेक्चर सुना करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने लेक्चर के अंदर हर क्वेश्चन के लिए कोई ना कोई एक सुपर कंसेप्ट की बात की होती है। तो वो कंसेप्ट लेने के लिए आप मेरा लेक्चर सुना करो। हर क्वेश्चन का मैं बड़ा डीप कंसेप्ट दे रहा होता हूँ और उस कंसेप्ट हर क्वेश्चन के लिए उस कंसेप्ट के लिए कोई ना कोई बात अंदर मैंने कंसेप्चुअल बात की होती है। तो प्लीज़ पूरा लेक्चर सुना करो और उन बातों को जो आपको कंसेप्ट के लिए मैं देता हूँ बुक पे या अपनी नोटबुक पे नोट कर लिया करो, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं लिखने से आपको फिर ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, लिखने से आपकी प्रैक्टिस हो जाया करती है। तो इसमें जो की स्टेप या कंसेप्चुअल बात है जो मैंने कही है वो ये है कि हमने ए यूनिट वेक्टर बनाना है। दैट्स वाई मैं इस वेक्टर की ये जो मैग्नीट्यूड है इसको इधर ला रहा हूँ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, कॉस अल्फा की। तो पहले मैं इतनी चीज को जो है यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बनाने के लिए सिर्फ इतनी चीज को इधर ला रहा हूं। तो ये ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इधर आके इसके नीचे लिख दी मैंने। अब ये मेरी वो रिक्वायरमेंट बन चुकी है। इसकी जगह मैंने क्या लिखना है? यूनिट वेक्टर लिखना है। स्टूडेंट्स, ये एक नंबर है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड, इसको मैंने इधर डिवाइड किया है। अब आपके जहन में किसी बच्चे के ये भी सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर ये इधर डिवाइड किया तो ये सारे के नीचे लिख लें, सिर्फ इसके नीचे क्यों लिखा है? मैंने ये ए यूनिट वेक्टर बनाना है। एक तो ये इस सवाल का यूं भी जवाब समझ लें कि यूनिट वेक्टर बनाना है, दैट्स वाई लिखा है इधर। सारे के नीचे मैं नहीं लिख रहा हूं, मेरा जितना टारगेट है गौर करना है ये सारे के नीचे। ये देखो ना, फर्ज कर लो लेफ्ट पे 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और राइट साइड पे कि ये कोई चीज है और ये एक समझ लें कि ये आपको कोई एक्सप्रेशन है। इधर एक कोई और भी वेक्टर है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इधर फर्ज कर लो ये कोई नंबर है, ऐसे स्केलर है। तो ये 7 को इधर मैं डिवाइड करूंगा। 7 को जब मैं इधर डिवाइड करूंगा या तो सारे के नीचे लिख लो या इस 7 को इसके नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बताया हुआ है कि 2 वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट हो और इधर कोई नंबर हो तो वो नंबर हम बाहर लिख लेते हैं या इसके नीचे ही रहने दो तो कोई मसला नहीं। इस वक्त इस 7 को मैं इस वेक्टर के नीचे लिख रहा हूं क्योंकि हमें ये चीज को समझना है। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने ये साइड पर एक ऐसे ही थोड़ा सा बनाया जुगाड़ या टोटका कि आपको समझ इस स्टेप की आ जाए। यानी ये एक नंबर है, इसको मैं इधर ला रहा हूं तो ये नंबर इसके नीचे आएगा। सारे के नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा टारगेट चूंकि ए यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसके नीचे मैंने लिखा। अब ये पूरी चीज जो है ये ए यूनिट वेक्टर है। क्या मतलब? उधर मैं लिख लूं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ए प्लस बी ऐसे ही, लेकिन इसकी जगह मैंने लिखा ए यूनिट वेक्टर। आए मैं उस स्टेप की या इसकी वजाहत सामने करता हूं। यहां से आगे वो जो स्टेप बना है मैं उसकी वजाहत करता हूं। बच्चों, आपको पता है कि किसी भी वेक्टर के लिए हम उसको यूं लिखते हैं, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड साथ उस वेक्टर की डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर। तो यहां से यूनिट वेक्टर फिर क्या होगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब हम यहां से ये चीज लिख रहे हैं, यानी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? यूनिट वेक्टर। सर ये यूनिट वेक्टर बनाना क्या मकसद था, लाना क्या मकसूद क्या है आपका? इसमें मकसद क्या है यूनिट वेक्टर लाने का? मैंने अभी बताया कि यूनिट वेक्टर लाने का मकसद यह है कि उसकी मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर की 1 होती है, तो हम यहाँ 1 बनाएंगे। असल में मकसद ये है कि हमें कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है और इसके लिए हम आहिस्ता आहिस्ता ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम स्टेप बाय स्टेप जो है कॉस अल्फा के साथ जो भी चीजें उनको इधर लेकर जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले मैं ए मैग्नीट्यूड को इधर लेकर जाऊंगा, फिर बाद में मैं इसको भी इधर ले जाऊंगा, क्योंकि फाइनली मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू बनानी या निकालनी है। तो मैं पहले कॉस अल्फा की वैल्यू बनाऊंगा, फिर अल्फा की वैल्यू बना लूंगा और फिर मैं बीटा के लिए भी इसी तरह की कैलकुलेशन करूंगा। तो अब इसको अंदर डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दें। ये इससे भी डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा और इससे भी डॉट प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ए यूनिट वेक्टर। तो ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट खाएगा, तो ए डॉट ए प्लस
बी डॉट ए और सब पे यूनिट वेक्टर का सिंबल है, यानी ये हैट है या कैप कह लें, राइट साइड पे ये चीज बन गई। अब ये वो चीज थी ए मैग्नीट्यूड बनाने के लिए किया। दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इस पे आपकी मर्जी है, कम्यूटेटिव लॉ लगाएं या ना लगाएं, मैंने लगा दी है, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं। अब हमें पता है कि ए यूनिट वेक्टर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, किसी भी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। दैट्स वाई ए मैग्नीट्यूड की जगह 1 लिखा, ऊपर स्क्वायर, साथ ये ऐसे और ये भी ऐसे। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर इसको हम 1 लिख सकते हैं, बताएं बच्चों जवाब। सर आपने इधर तो इसको तो 1 लिख लिया है, लेकिन क्या हम इस पूरी मैग्नीट्यूड को भी 1 लिख सकते हैं? जी बच्चों बताओ, शाबाश। जी बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं लिख सकते इसको। वजह स्टूडेंट्स, मैंने इस तरह की बात जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, आप मेरा प्लीज लेक्चर क्वेश्चन 10 पार्ट 1 में भी देखिएगा, उधर भी मैंने ये बात की है, आप चेक कर लें। मैं जरूर हर क्वेश्चन के लिए उसका मुकम्मल परफेक्ट कंसेप्ट देता हूं, तो उधर भी सुनना मेरा लेक्चर क्वेश्चन 10 पार्ट 1। वो ये था कि इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, sum of two unit vector is a unit vector, then difference of their magnitude is under root 3। तो उधर हमने ये काम किया था कि दो यूनिट वेक्टर लिए थे u एंड v, इनका हमने सम ले लिया था w। टोटल हमने 3 यूनिट वेक्टर लिए थे और हमने कहा था कि इन दो का, ये क्वेश्चन 10 पार्ट 1 की बात हो रही है, इन दो का सम एक ये वेक्टर लिया था यूनिट वेक्टर, तो इट मीन उधर ये सम भी एक यूनिट वेक्टर था। तो उधर मैंने बोला था कि u प्लस v जब हमने मैग्नीट्यूड ली थी दोनों तरफ, और मैंने कहा था कि इसकी जगह भी अगर 1 लिख दूं और इसकी जगह भी 1 लिख दूं, उधर मैंने बाद में फिर स्क्वायर भी लिया था और मैंने कहा था अगर इसकी जगह भी 1 लिख दूं, इसकी जगह भी 1 लिख दूं, तो सवाल उधर हम स्टक होके रह जाएंगे, 1 इज इक्वल टू 1, आगे वो रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं बन रहा था। तो वहां पे मैंने राइट साइड पे तो 1 लिख दिया था, लेकिन लेफ्ट साइड पे 1 नहीं लिखा था। लेफ्ट साइड को आगे मैंने रिक्वायर्ड टारगेट के मुताबिक सॉल्व किया था, उसको ऐसे 2 बार डॉट प्रोडक्ट इस चीज को लिखकर इनका डॉट प्रोडक्ट लिया था और आगे सॉल्व किया था। उस क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पार्ट 1 में 2 यूनिट वेक्टर का सम भी यूनिट वेक्टर था, तो उधर मैंने कहा था कि इसको भी आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है कि 2 यूनिट वेक्टर का सम हमेशा कोई थर्ड यूनिट वेक्टर है, अनदर यूनिट वेक्टर हो। कभी कभी नहीं भी होता, कभी कभी हो भी जाता है, यानी फॉर एवर ये बात नहीं होती। उधर भी मैंने क्वेश्चन 10 पार्ट 1 में इसके साथ एक एग्जाम्पल बनाई थी, और इधर भी मैं इस बात के साथ एक एग्जाम्पल साथ दे रहा हूं, वही एग्जाम्पल कि कोई जरूरी नहीं है कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर हमेशा ये पूरी चीज जो है ये इटसेल्फ एक यूनिट वेक्टर होगी। क्या मतलब, ये देखो आई ये एक यूनिट वेक्टर है, दिस इज टोटली अलोंग एक्स एक्सिस है, i प्लस 0 j प्लस 0 k, आई वेक्टर इज टोटली अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे y और z कंपोनेंट 0 होंगे, कोऑर्डिनेट 0 होंगे, उनके कोएफिशिएंट j के और k के 0 ले लिए, एंड j इज टोटली अलोंग y एक्सिस, तो इसको हम लिखेंगे 0i प्लस j प्लस 0k। जी, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0। अब इनका सम ले लो, ये 2 यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। आप इसको चेक कर लो, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है, बट अब इनका सम लो i प्लस j, दैट इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 0k। अब मेरा बेटा इस पूरे वेक्टर की जिसका ये जवाब आया, इसकी मैग्नीट्यूड जरा लो, यानी i प्लस j वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड राइट साइड पे आयत कोएफिशिएंट का स्क्वायर
जेथ कोफिशिएंट का स्क्वायर, केथ कोफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट। तो बेटा इसकी मैग्नीट्यूड तो आ गई अंडर रूट 2। इट मींस सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर हमेशा हमेशा हर दफा यूनिट नहीं होता, यूनिट वेक्टर नहीं होता। जैसे ये है, इसकी मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट 2 है, लिहाजा ये आई जे अपनी जात में अलग अलग यूनिट वेक्टर थे, लेकिन इनका सम जो है वो यूनिट वेक्टर नहीं है। दैट्स वाई इस क्वेश्चन में आप इसकी जगह 1 नहीं लिख सकते हो, इसकी जगह 1 नहीं लिख सकते हो। बेटा देखो, ये बात शायद बलोच ने आपके जहन में डाली, और खुद बलोच ने कॉन्सेप्ट भी दिया है। टीचिंग टैक्टिक्स ये होते हैं बेटा, ये मेरी बात टीचरों को भी मैसेज है कि बच्चे का उस जहन का लेवल उस तरह का लेवल नहीं होता, बच्चे का उस तरह का जहन नहीं होता कि वो उस एंगल से बात को सोचे या समझे। तो टीचर को उस अंदाज से, उस चीज से, उस एंगल से बात सोचनी चाहिए, फिर बच्चे को ये रियलाइज कराए। मैंने रियलाइज कराया आपको कि आप इस एंगल से जरा सोचो बात को। तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चे को उस लेवल पे जाके ले आए, खुद क्वेश्चन करे। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि किसी बच्चे के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होता है, वो मेरा पढ़ाने का एक तरीका है, मैं खुद बात कर रहा होता हूँ, बट मैं बच्चों के जहन की तरफ से, उनकी तरफ से ये बात कर लेता हूँ कि कोई बच्चा फर्ज कर लो इस एंगल से बात को सोच रहा होता है, वो मेरा सिर्फ एक स्टाइल है, मैं क्वेश्चन खुद कर रहा होता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा यूं सवाल कर दे, बट वो जहन में मेरे एक सवाल पैदा हो रहा था, दैट्स वाई मैं आपके को समझाने के लिए ये बात कर रहा हूं। तो ये बात आपके जहन में आ सकती थी, तो मैंने ये बात कर दी। तो मैं ये कह रहा था कि टीचर्स को जो है इस तरह से चीज करानी या पढ़ानी चाहिए, तो वो फिर बच्चे को एक डिफरेंट चीज लगती है, यूनिक चीज लगती है। तो मैंने यही बात खुद की कि ये इसकी मैग्नीट्यूड हम 1 नहीं लिखेंगे, बट ए यूनिट वेक्टर वो तो होता ही होता है, उसकी मैग्नीट्यूड 1 है। मेंशन है कि ये इनफैक्ट ये हैट जो है ये यूनिट वेक्टर के लिए होता है, दैट्स वाई यहां हमने इसको 1 लिख दिया। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि मैं कॉस अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप मैं कॉस अल्फा के साथ जो भी चीजें उनको उधर डिवाइड करूं। तो ये देखो, अब मैंने इसको अगले स्टेप में इधर डिवाइड कर दिया। यहां तक रुक जाएं, अल्फा की वैल्यू अभी ना निकालें, फिलहाल यहां तक रुक जाएं। आप चाहें तो कॉस इनवर्स ले सकते हो, लेकिन फिलहाल यहीं पे रुक जाएं। कोई बच्चा चाहे, कहता है कि मैंने अल्फा निकालना है, तो फिर वो कॉस इनवर्स ले ले, इसके साथ कॉस इनवर्स लिख ले, यानी ये स्टेप। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मतलब इसके साथ ये एक्स स्टेप बन रहा है। लेकिन कोई बेटा चाहे, कोई बच्चा चाहे तो वो ये स्टेप कर सकता है। बहरहाल ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हम सारी यही कैलकुलेशन इसी तरह की a प्लस बी वेक्टर की b के साथ करेंगे, क्योंकि ये इसके साथ हमने इसका एंगल क्या रखा हुआ, लिया हुआ बीटा। तो बिल्कुल वही चीज अब इसके साथ देखें। इन दो का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साथ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो इन वेक्टर्स के दरमियान बेटा जो मैंने एंगल बनाया है वो बीटा रखा हुआ है इनके दरमियान। तो ये बी वेक्टर और ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर, इनके दरमियान एंगल बीटा ये शो किया हुआ है। जरूरत नहीं है इन दोनों फिगर्स की, सिर्फ मैंने आपके समझाने के लिए ये शो किया, यहाँ पे वेक्टर का निशान। अब वही कैलकुलेशन, अब बेटा सारी वही कैलकुलेशन जो इधर की थी, क्या यहां पे अब मैंने बी यूनिट वेक्टर बनाना है, तो इसको मैं इधर लेकर आऊंगा। दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि मैंने कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो स्टेप बाय स्टेप इनको मैं इधर लाऊंगा। पहले मैं इस चीज को इधर लाऊंगा ताकि बी यूनिट वेक्टर बने, बिल्कुल ये वाला स्टेप एग्जैक्टली, यहां पे भी वही। तो अब इसको मैं लिखूंगा बी यूनिट वेक्टर, जो कि यहां पे जैसे मैंने लिखा था बी यूनिट वेक्टर। तो आए हूबहू वही लाइन, सारे वही स्टेप एग्जैक्टली। तो यहां पे इसको मैंने बी यूनिट वेक्टर लिख लिया। अब इसका अंदर डॉट प्रोडक्ट ले लें, मल्टीप्लाई कर लें, ये इससे भी डॉट प्रोडक्ट और इससे भी डॉट प्रोडक्ट, बी डॉट बी, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी मैग्नीट्यूड को हम क्या कहेंगे? बी मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 1।
1 का स्क्वायर, और इसकी मैग्नीट्यूड को हम 1 नहीं कहेंगे। ये अभी मैं बड़ी डिटेल में बच्चों आपको सारा समझा चुका हूं, करा चुका हूं कि इसको हम 1 नहीं लिखेंगे। इधर भी हम इसको 1 नहीं लिख रहे, यहां भी हम इसको 1 नहीं लिखेंगे। राइट साइड पे सारी कैलकुलेशन इसी तरह से। अब हम इस स्टेप तक पहुंच गए। अब हम यहां से कॉस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आप चाहें यहां पे तो बीटा के लिए कॉस इनवर्स कर लें, तो कॉस इनवर्स दिस वन एंड कॉस इनवर्स दिस वन, ये दोनों सेम है। आप डायरेक्ट कहेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ऐसे भी कर सकते हैं, वरना यूं कर लें जैसे मैंने ये किया हुआ है। ये स्टेप मैंने किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो यहां पे भी अभी आप ऐसा करना चाहें कि कॉस इनवर्स उधर ले लें, कि कॉस को उधर ले जाएं, कॉस इनवर्स बन जाएगा। गौर करें, कॉस इनवर्स ये एंड इधर भी कॉस इनवर्स ये कॉस इनवर्स के अंदर ये दोनों सेम चीजें हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा डायरेक्ट लिख लें, या तो यूं कर लें या फिर ऐसे जैसे ये पहले मैंने इक्वेशन 1 बनाई हुई है, ये देखें कॉस अल्फा की यही वैल्यू, कॉस बीटा की भी यही वैल्यू, यानी ये वैल्यू सेम है, राइट हैंड साइड सेम है, इक्वेट करें यानी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर लिया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा, यूं भी हो सकता है। एंड दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा। कोई बच्चा कहता है ये दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा कैसे है? तो जब भी दो कोसाइन फंक्शन हो लेफ्ट पे और राइट पे और बीच में इक्वल का साइन हो, तो ये एंगल और ये एंगल फिर लाजमी इक्वल होते हैं। या तो ये तरीका है कि डायरेक्ट आप इसी तरह से लिख लें, या दूसरा ये तरीका है कि कॉस को उधर ले जाएं, इस कॉस को उधर ले जाएं, ये कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, ये कैंसल हो जाएंगे, अंदर सिर्फ बीटा बचेगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। आप रिकॉल करें स्टूडेंट्स, आपको ऐसे मैं समझा देता हूं, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10, तो या तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो, x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, जैसे मैंने इधर जो है दोनों तरफ कॉस इनवर्स लिया तो ये कॉस गया और इधर अल्फा इज इक्वल टू बीटा बन गया। या फिर डायरेक्ट हम कह सकते हैं लॉग से लॉग कैंसल नहीं होगा। आप कोई बंदा ये कहे कॉस से कॉस कैंसल होता, नहीं, कॉस से कॉस कैंसल नहीं होता, कॉस इज अ फंक्शन, ये कॉस इनवर्स उधर जाएगा, कॉस इनवर्स बनता है। आप रिकॉल करें ना, फर्ज कर लो ऐसे कोई चीज हो और आपको मैं कहूं व्हाट विल बी द थीटा, तो मैं कहूं कॉस उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, कॉस उधर जाके क्या बनेगा, कॉस इनवर्स 1/2। सिमिलरली फर्ज कर लो यहां पे है कॉस ऑफ 1/2, तो फिर हम कहेंगे सो थीटा इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, और कॉस इनवर्स ये एक दूसरे के एंटी हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल कर लेते हैं। एंटी जैसे ये लॉग का एंटी लॉग है कॉस, और कॉस इनवर्स ये एक दूसरे का रिवर्स ऑपरेशन होते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल हो जाएगा। या ऐसे समझ लो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा, जब दो फंक्शन सेम हो तो हम एंगल्स को भी क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। या फिर मैंने थोड़ी देर पहले जो बात की थी कि कॉस को उधर ले जाओ, अल्फा इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, अंदर ये वाली वैल्यू सारी, एंड यहां से बीटा को निकालना, तो कॉस को उधर ले जाओ, कोसाइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, ये या ये एक ही बात है, कोसाइन इनवर्स के अंदर ये चीज, इधर भी कोसाइन इनवर्स के अंदर ये चीज, हेंस वी से दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा। डायरेक्ट कहोगे फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, जैसे आप मर्जी समझ लें। मैंने यहाँ पे आके काफी डिटेल से ये बात समझाई है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा कैसे है। कोई बंदा ये कहे कि कॉस से कॉस कैंसल हो रहा है तो वो गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 13 पार्ट 2 को मैं सेकंड मेथड से भी करा रहा हूं, इसको भी देख लें। इसको बेटा मैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसको बच्चों मैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एन अदर वेक्टर उस मेथड से करवाऊंगा। ये वाला एक्चुअली मैं फार्मूला यूज करूंगा यहाँ पे, लेकिन मैंने ये भी लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एन अदर वेक्टर। स्टूडेंट्स आप मेरा अगर क्वेश्चन 5 के साथ मैंने लेक्चर दिया है अपने चैनल पे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एन अदर वेक्टर, उस लेक्चर को अगर आप देखें वहां पे मैंने ये बात डिटेल में कराई है। यहाँ मैं इन शॉर्ट चल रहा हूँ। फर्ज कर लो ये एक वेक्टर बी है और ये एक वेक्टर ए है,
ए वेक्टर जो है ये ओ पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक है और बी वेक्टर जो है ये ओ पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक है। फर्ज कर लो ये टॉर्च है, ये टॉर्च यहाँ पे मैंने रख दी है और इसको जब मैंने जलाया तो इस वेक्टर की प्रोजेक्शन या इस वेक्टर का साया या अक्स या शबीह जो है अलोंग दिस वेक्टर वो कहां तक होगी, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। तो फर्ज कर लो इस पॉइंट को मैं पी पॉइंट कहता हूं, तो ओपी जो है ये इस वेक्टर की प्रोजेक्शन होगी ओपी तक अलोंग वेक्टर बी। तो इस ओपी की वैल्यू को जब हमने निकाला था, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन जो कि ओपी बन रही है, इस ओपी वैल्यू को जब हमने निकाला था इस राइट एंगल ट्राइंगल से, तो वो ये वैल्यू आई थी ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर इनके दरमियान एंगल थीटा है तो किसी भी वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग एन अदर वेक्टर क्या आएगी, जैसे ए वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग बी, उसका ये फार्मूला होगा ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी, ये क्या होगी वैल्यू, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड साथ कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर। अब यहां पे रिकॉल करें, इधर भी मैं यही काम कर रहा हूं, उधर भी मैंने यही किया था। बी मैग्नीट्यूड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था। बी मैग्नीट्यूड इज अ नंबर, तो किसी नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। क्यों, हम यहाँ पे ए डॉट बी बनाना चाहते हैं, तो इस पूरी चीज को ऊपर वाली को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी और नीचे ये बी मैग्नीट्यूड। तो किसी वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग एन अदर वेक्टर क्या होगी, ऊपर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे क्या होगा, जो ये वेक्टर है वो इधर हम नीचे उसका मैग्नीट्यूड डाल देंगे। ये जो नियरेस्ट वेक्टर है इधर जो है इसका मैग्नीट्यूड डालेंगे। तो मैंने थोड़ी देर बाद इस फार्मूले को लिखने का भी एक मकसद है, इस पे मैंने बहस करनी है। फिलहाल हम ये वाला अभी फार्मूला लगाएंगे कि एक वेक्टर की प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर के साथ क्या होगी, ऊपर उनका डॉट प्रोडक्ट और नीचे यहां जो एंड पे वेक्टर होगा उसकी मैग्नीट्यूड। आए जी, अब यहां पे हम ये करते हैं। वैसे इस जुमले की भी इधर जरूरत नहीं है सेकंड मेथड में, सिर्फ आप इसकी जरूरत नहीं है अल्फा बीटा की, डायरेक्ट आप ये लिखेंगे हियर वी फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग ए एंड अलोंग बी। इतनी बात एंगल अल्फा बीटा के कहने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यही लिखोगे हियर वी फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी, इस पूरे वेक्टर की अलोंग ए वेक्टर भी हम निकालेंगे एंड अलोंग बी वेक्टर भी हम निकालेंगे। हम प्रोजेक्शन क्यों निकाल रहे हैं, वेट करें। इस वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग ए और इसी वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग बी हम निकालेंगे। इस सेंटेंस की भी बेटा जरूरत नहीं है, आप इस सेंटेंस को बिल्कुल ना लिखें, आपने जस्ट ये बात स्टार्ट ही यहां से करनी है। अब आए जी, प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, इस वेक्टर की ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग ए। तो जब भी एक वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग अनदर वेक्टर लेते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर इन दो का डॉट प्रोडक्ट, नीचे क्या लिखना है, जो यहां पे वेक्टर है नीचे उसकी मैग्नीट्यूड, यानी डिनोमिनेटर में जो इधर नियरेस्ट चीज होगी उसका मैग्नीट्यूड। ये मैंने अपने उस लेक्चर में भी बताया था जो क्वेश्चन 5 के साथ मैंने दिया, और इधर भी मैंने बोल दिया कि आपने इसकी मैग्नीट्यूड जो अलोंग लफज के साथ होगा, जो लफज अलोंग के साथ पड़ा है वेक्टर, उसकी नीचे मैग्नीट्यूड, या दूसरे लफ्जों में यूं कह लें इधर डिनोमिनेटर में इनमें से नियरेस्ट क्या चीज होगी, ये इसका मैग्नीट्यूड। तो यहां भी डिनोमिनेटर में, इस जगह पे डिनोमिनेटर में इन दो के करीब, डिनोमिनेटर के करीब कौन सी चीज आ रही है, ये इसकी मैग्नीट्यूड। ये वैसे समझाने के लिए जुगाड़ है, वैसे अलोंग के साथ जो भी लफज होगा उसकी मैग्नीट्यूड। अब यहां पे बेटा वही बात जो मैंने पिछले मेथड में बताई थी, इन दो को इकट्ठा करके मैं यूनिट वेक्टर बनाऊंगा। तो इन दो को इकट्ठा करके मैंने इसकी जगह यूनिट वेक्टर लेकर आना है, इन दो को इकट्ठा करके मैंने यूनिट वेक्टर लेकर आना है। तो यहां पे फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है और नीचे कोई नंबर है, ऐसे अगर हो a डॉट बी और नीचे 7 है, तो इस 7 को आप बाहर भी लिख सकते हो,
या इस 7 को आप अंदर किसी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मैंने कई बार ये जुमला भी बोला कि ऐसे डॉट प्रोडक्ट में कोई अंदर नंबर पड़ा हो तो उस नंबर को हम बाहर ला सकते हैं। जैसे मैट्रिसेस में ऐसे दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, फर्ज कर लो A इंटू 7B, ये दो मैट्रिसेस हैं और 7 को आप फिर क्या करते हो, बाहर ला आते हो और इन दो मैट्रिसेस को पहले आपस में मल्टीप्लाई करके फिर 7 से मल्टीप्लाई करते हो। तो इधर भी वही बात है। तो यहां मैंने क्या किया, इन दो का डॉट प्रोडक्ट, नीचे ये नंबर है, दोनों के नीचे है, तो मैंने अपनी एक मर्जी या चॉइस के लिए इस नंबर को B के साथ लिख रहा हूं और यहां भी मैं यही काम कर रहा हूं कि इस नंबर को मैं इस वेक्टर के साथ लिख रहा हूं। क्यों? मैंने यहां बच्चों यूनिट वेक्टर लाना है। क्या मतलब? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर उसको उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें तो वो किसके इक्वल होता है? यूनिट वेक्टर के। क्या मतलब? ये देखें, आपको पता है कि वेक्टर को हम दो चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर। अब यहां से यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालें तो ये नंबर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसकी जगह ये चीज लिख रहे हैं यहाँ पे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इधर स्पेस कम थी तो मैंने ये रीजन इस स्टेप की लेफ्ट पे दी है, ये वाले स्टेप की, तो इसकी जगह हमने ये चीज लिख ली। अब वही बात जो पिछले मेथड में की थी, क्या इसका इन दोनों के साथ डॉट ले लो, ए डॉट ए, इसका इन दोनों के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए। अब ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस बी डॉट ए, ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। अब ए यूनिट वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, 1 का स्केयर प्लस ए डॉट बी। अब आप इसके डॉट प्रोडक्ट को ओपन ना करो, ऐसे ही रहने दो, यानी आप चाहें तो ए डॉट बी को लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन। कोई जरूरत नहीं है इसको आगे इतना ले जाने की। इससे अगला स्टेप जस्ट आप ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिख दो, यहां तक रुक जाओ। इसको इक्वेशन 1 कहेंगे हम। ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, ये ऊपर यूनिट वेक्टर, ए प्लस बी अलोंग ए, इस वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग ए। अब हम इसी वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग बी निकालते हैं, उसके लिए भी सारा यही प्रोसेस, सेम यही स्टोरी, बिल्कुल वही बात। इस बी मैग्नीट्यूड को इसके नीचे लिखकर इसको बी यूनिट वेक्टर लिख लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहां तक पहुंच गए। गौर करना बच्चों, अब सुनने वाली बात है प्लीज। प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर अलोंग ए, इधर भी वही आई, इधर भी वही आई, यानी दोनों प्रोजेक्शन का रिजल्ट सेम है। सुन लो बच्चों, जब हम एक वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग एन अदर वेक्टर लेते हैं तो वो प्रोजेक्शन डिपेंड कर रही होती है एंगल थीटा पे। किसी भी वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग एन अदर वेक्टर वो क्या है? डिपेंड करेगी एंगल थीटा पे, क्योंकि ए मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। ये प्रोजेक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? एंगल थीटा पे। और ये प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो किसी वेक्टर की प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर के साथ किस चीज पर डिपेंड कर रही होती है? एंगल थीटा पे। अब फर्ज कर लो मैं कहता हूं कोई ये वेक्टर ए है, इसकी प्रोजेक्शन अलोंग बी वो ये आई, फिर इसी वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग सी वेक्टर मैं कहूं थोड़ी देर के लिए कि ए की ही प्रोजेक्शन अलोंग वेक्टर एन अदर वेक्टर सी, वो भी फर्ज कर लो यही आ जाए, यानी दोनों प्रोजेक्शंस का जवाब सेम है। इट मीन उस एंगल वेक्टर का जो है, यानी ए की प्रोजेक्शन अलोंग सी भी यही आ गई है, ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो इट मीन ये एंगल दोनों प्रोजेक्शन सेम है। इट मीन ये वेक्टर जो है बी के साथ एंड सी के साथ क्या है? एंगल थीटा के साथ इंक्लाइंड है, यानी दोनों का प्रोजेक्शन का एंगल थीटा क्या है? सेम है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ए वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग बी ये है, अगर ए वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग बी ये है और इसी ए वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग वेक्टर सी वो भी यही आ जाए, यानी दो प्रोजेक्शन सेम हो गई हैं, इट मीन ये वेक्टर ए जो है ये बी के साथ और सी के साथ
इस थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। इट मीन ये दोनों वेक्टर्स के साथ, इट मीन जो वेक्टर ए है ये बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के साथ क्या है, उसका थीटा सेम है, यानी दोनों के साथ इंक्लिनेशन क्या है, सेम बन रहा है, इक्वली इंक्लाइंड है, यानी एंगल जो है इंक्लिनेशन वो दोनों के साथ क्या बन रहा है, सेम बन रहा है, इक्वली इंक्लाइंड है। तो आए यहां भी वही बात है, प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर अलोंग ए वो ये है, इसी की ए प्लस बी वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग बी वो भी यही है। तो एंड पे मैंने यही बात लिखी है, फ्रॉम 1 and 2 वी नोटिस दैट प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग ए एंड बी ये सेम है, आर सेम, यहां पे लफ्ज आर। सो ए प्लस बी ये वाला जो वेक्टर है इज इंक्लाइंड एट सेम एंगल, उसी एंगल के साथ, सेम एंगल के साथ इंक्लाइंड होगा, किस किस के साथ, विद वेक्टर ए एंड बी, विद वेक्टर ए एंड बी, हैंस प्रूव्ड, यानी ये प्रूव हो गया। वजह क्या है बच्चों, वजह क्या है जरा बताएं जी। अगर कोई, वही बात जो अभी मैंने किया, अगर कोई वेक्टर कोई और दो वेक्टर्स के साथ सेम प्रोजेक्शन बना रहा हो तो इसका मतलब यह है कि वो वेक्टर उन दो वेक्टर्स के साथ सेम एंगल पर इंक्लाइंड होगा, सेम एंगल के साथ इंक्लाइंड होगा। और जब वो सेम एंगल के साथ इंक्लाइंड होगा इट मीन वो फिर उन दोनों वेक्टर के साथ क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। तो ये दूसरा प्रूफ है। वैसे ये प्रूफ शॉर्ट है उस प्रूफ से, करना क्या है, सिंपल है, क्या इसकी प्रोजेक्शन अलोंग ए निकालें, इसमें यूनिट वेक्टर बनाकर यहां तक पहुंचे, फिर इसी वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग बी बनाएं, इसमें भी यूनिट वेक्टर बनाकर इसी रिजल्ट पे पहुंचे, एंड पे कहेंगे प्रोजेक्शंस आर सेम, हेंस द वेक्टर ए प्लस बी इज इंक्लाइंड विद ए एंड बी एट इक्वल एंगल, हैंस प्रूव्ड, एंड पे लिख लें। या इधर भी आप कह सकते हैं प्रोजेक्शन आर सेम हैंस प्रूव्ड, बस इतनी सी बात है। तो आपकी मर्जी है, उस वाले मेथड से कर लें, पहले वाले मेथड से, या इससे कर लें, आपकी मर्जी।